कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। जिन्होंने कभी राष्ट्र के झंडे का सम्मान न किया हो, इसलिए जानबूझ करके और तमाम जो बुनियादी मुद्दे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये घर घर तिरंगा का फैसला लिया है। तो हर घर तिरंगा अभियान, बार बार सीरियल अपमान, इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया। और अजीज खान है मेरे साथ समाजवादी पार्टी से, शहजाद पूनावाला बीजेपी से हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से और डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर रिजवान भाई बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। डॉक्टर रिजवान अहमद बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी अमन भाई, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करके बता रहा हूं। जो मोहतरमा बैठी हैं उन्होंने पूरी एक फहरिस्त पढ़ के बताई कि आरएसएस ने तिरंगे के बारे में क्या बोला था। हमारे लॉ में कहा जाता है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम दूसरे की पूरी बात मान लेते हैं। तो मोहतरमा, मैंने आपकी पूरी बात मान ली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। पर आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपने एवोल्यूशन थ्योरी तो पढ़ी होगी ना, रिफॉर्म थ्योरी तो पढ़ी होगी ना। चलिए यही मान लेते हैं कि धीरे धीरे भाजपा में एक अपने आप में रिफॉर्म आया, एक एवोल्यूशन आया, और इसी रिफॉर्म और इसी एवोल्यूशन की वजह से आज वो 303 सीट लेके बैठे हैं। काश ऐसा ही एवोल्यूशन और रिफॉर्म कांग्रेस में 2010 में आ गया होता, वो भी तिरंगे के साथ भगवे का सम्मान करने लगते, वो भी रोजा इफ्तार के साथ भारत माता की जय बोलने लगते, तो शायद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही ना। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें अगर भाजपा में रिफॉर्म आ गया? पहली बात। दूसरी बात, अमित भाई, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं और शहजाद भाई आपसे और अपने आप से भी, हम लोग इन लोगों से 15 अगस्त को अपने घर पर झंडारोहण करने के लिए बोली क्यों रहे हैं? क्या झंडारोहण इनका मोहताज है? क्या 15 अगस्त बिना इनके झंडारोहण किए बनाया नहीं जाएगा? अरे भाई तुम ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी, बहुत बहुत मुबारक तुमको। तुम 14 अगस्त को चांद तारा लगा लेना अगर दिल में ठंडक पड़ती है तो। मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, मैं मोदी जी की बात से खिलाफ हूं। अजीज खान साहब, आप और आप जैसे भारतीय 15 अगस्त को तिरंगा अपने घर पर न लगाइएगा। आप तिरंगे पर मेहरबानी करिए, आप भारत माता पे मेहरबानी करिए। बस हमने तौबा की आपसे, खत्म करिए कि लड़ाई। तिरंगे से प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं भाई बीजेपी हो सकती है क्या? तिरंगे से प्रॉब्लम नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट ना बांटे, ना कौन है कौन नहीं है वो थोड़ी ना तय करेंगे, वो है मेरे ख्याल से जवाब। लेकिन पहले शहजाद बोलेंगे, उसके बाद राधिका। ठीक है, पहले शहजाद, उसके बाद सब लगाओ। ठीक है शहजाद, पहले आप शहजाद वही सवाल लेकर आ रहा हूं आपके पास कि देशद्रोही संगठन से जुड़े लोगों से कम देशभक्ति पर ज्ञान नहीं चाहिए, जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं लहराया। देशद्रोही संगठन से जुड़े आप जैसे लोगों से राहुल गांधी ने कहा था। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूं। 52 वर्ष तिरंगा नहीं लहराया आरएसएस ने। आपको मैं बता दूं, जब तक कि शेनॉय कमेटी की रिपोर्ट को 2002 की कैबिनेट, वाजपेयी जी की कैबिनेट ने एक्सेप्ट करके प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को अधिकार नहीं दिया फ्लैग कोड में, तब तक 2002 और फिर 2004 नवीन जिंदल, कांग्रेस के ही सांसद थे, उनके केस तक किसी को अधिकार नहीं था। तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जिसने भारतीयों को ध्वज लहराने का अधिकार नहीं दिया वो कितना बड़ा देशद्रोही है। और एक ही नहीं, ये 50 वर्ष का कालखंड ही नहीं। जब हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, हमारे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जब हमारे अनुराग ठाकुर जी ये तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर 12 में पहुंचे थे, 2012 में, संभवतः आपको याद होगा, तब उनको रोका गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। तो मैं तो कहता हूं इस पटल पर कि लहराना वहराना तो ठीक है, जिसने लहराने का अधिकार नहीं दिया वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और एक बात क्लियर कर दे, राधिका की माने या राहुल की माने, राहुल ने अभी बोला है कि जो नहीं लहरा रहा है आरएसएस वो देशद्रोही है। दीदी बोल रही है कि नहीं नहीं, लहराने पे कोई तय नहीं होता, देशद्रोही है नहीं है। तो मैं किसकी बात मानूं? तीसरी आखिरी बात, एक थोड़ी सी चुनौती देना चाहता हूं मेरे पार्टी, प्लीज 10 सेकंड, फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। मेरे पार्टी के अध्यक्ष का नाम है जेपी नड्डा, उनका परिवार संघ परिवार, सोनिया जी है,
कांग्रेस की अध्यक्षा, और अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी के। मेरे संघ परिवार, मेरे अध्यक्ष के संघ परिवार से देवीपद चौधरी, जगतपति कुमार और हमारे बालाजी रायपुरकर जी ने अपनी जान न्यौछावर की तिरंगे को सम्मानित करने के लिए और स्वतंत्रता में। अब माइनो परिवार से और यादव परिवार से ये दो नाम गिनवाते जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी या बलिदान दिया। माइनो परिवार से 47 से पहले और यादव परिवार से। मैंने अपने संघ परिवार का दे दिया, और भी है, पूरी लिस्ट है, पूरी किताब है नामों की, वो नहीं गिनाऊंगा। माइनो परिवार से 2 नाम और यादव परिवार से। अच्छा, वो शहीद नहीं हुए तो फिर देशद्रोही हैं वो? मैं ये नहीं कह रहा, इनका पैमाना इन पर अपना रहा हूं ना जी, कि स्वयं सेवक शहीद हुए, आजादी के लिए स्वयं सेवक बलिदान दिया। शहीद हुए, तिरंगे के लिए शहीद हुए। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि माइनो परिवार से कितने लोग शहीद हुए या लड़े, ये बता दे, और यादव परिवार से कितने लोग शहीद हुए या बलिदान दिया या उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो बता दे। नाम स्पेसिफिक बता दे। मैंने स्पेसिफिक नाम बताया, देवीपद चौधरी जी, जगतपति कुमार, आप ही के शो से ये डिटेल दी है, आप ही के शो में चल रहा था 3-4 दिन पहले, और बालाजी रायपुरकर। ये नाम झूठे तो नहीं है? नहीं, ठीक है, ठीक है, अब बता दीजिए। पहले राधिका जी आप बोल लीजिए, फिर मैं अजीज भाई आपके पास आऊंगा। पहले राधिका जी, आरएसएस देशद्रोही है तो आरएसएस के स्वयं सेवकों को फांसी और बलिदान क्यों गोलियों से भून दिया गया, आरएसएस के स्वयं सेवकों को? राधिका जी। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है और शहजाद पूनावाला पे बहुत तरस भी आता है कि पहले हाथ जोड़ के रोज सुबह शाम कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठे रहते थे कि किसी तरीके से उनका कुछ हो जाए। अब वो भाजपा में चले गए क्योंकि विचारहीन हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। कभी कांग्रेस ने कभी शिवसेना को गले लगाया, कभी एमयूएल को लगाया, कभी आईएसएफ को लगाया, कभी समाजवादी को लगाया, जिसने सबको गले लगाया वो मुझ पे बोले। अमन जी, मैं चुपचाप सुन रही थी, तो अब इनको सुनना चाहिए। अब ये सुने, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मेरे को बहुत चीजें बोली गई, मेरे नेताओं के लिए बहुत चीजें बोली। माइनो परिवार से कौन बलिदान हुआ वो बता दीजिए आप। तो अब मुझे सुना जाए। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूं अमन जी, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे चुपचाप सुना जाए। जी, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोली, उन्होंने वेट मैं फिर बोलूंगी, और यही अच्छा लगता है शायद, एक-एक करके। जो ना देश को जोड़ने वाली विचारधारा के हुए, और सच बताओ तो वो अभी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के भी नहीं है, वो किसी भी विचारधारा के नहीं है जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। और इसी वजह से, इसी कारण इनको यही नहीं पता कि केस नंबर 176 नागपुर 2001 क्या था। कुछ लोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर गए और उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था अमन जी कि उन्होंने वहां तिरंगा लहराया, जिसकी वजह से उनको कई साल जेल हुई और उन पे कार्रवाई करी गई। ऐसा क्या हो गया? तिरंगा ही कौन से साल में? बल्कि कौन से साल में? राधिका जी, मैं अपनी क्वेरी के लिए 2001 में किसकी सरकार थी? 2001 में किसकी सरकार थी? हम आरएसएस की बात कर रहे हैं क्योंकि जब ये पुलिस आपकी थी, केस सरकार आपकी थी, शायद कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। जिसकी भी हो, जब आरएसएस कंप्लेंट करेगी, कंप्लेंट नहीं, तिरंगा फहराने पर अगर केस हुआ तो सरकार आपकी थी राधिका जी। पुलिस इनकी थी। शो लंबा है, रिसर्च करिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राधिका जी, 1 मिनट मैं आरएसएस ने इसकी खिलाफत करी। राधिका जी, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ राधिका जी, उस वक्त जी 2001 में किसने करी? 2001 में किसकी सरकार थी जब एफआईआर हुई तिरंगा फहराने पर? वो अमन जी, कंप्लेंट किसकी थी? एफआईआर किसने कराई? क्या सरकार जाके आपके घर में क्या होता है उस पे कंप्लेंट कर देती है कि अगर कहीं कोई जाके कंप्लेंट करता है तब एफआईआर दर्ज होती है? तो पुलिस किसकी थी? आरएसएस ने जाके वो एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा, आरएसएस ने एफआईआर कराई, आपने तिरंगा फहराने पर आपकी सरकार ने एफआईआर कर दी, कराई गई। ठीक है, आरएसएस ने एफआईआर कराई, आपने एफआईआर करा दी। अगर देश के नागरिक जाएंगे, जी आप पूरा कंप्लीट करिए राधिका जी, कंप्लीट करिए। अगर कोई जाएगा और कहेगा कि हमारे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आरएसएस वाले जाने। और मैंने आपको केस नंबर भी बता दिया है, आप अगले शो में चाहे इसके ऊपर चर्चा कर लीजिएगा, निकलवा लीजिए डॉक्यूमेंट, किसने क्या कंप्लेंट करी, सब साफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके मालविया साहब की व्हाट्सएप फैक्ट्री की बातें नहीं करती और बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करती, और आप ये जानते होंगे अमन जी। आरएसएस ने कंप्लेंट करी और उन्होंने कंप्लेंट भी वापस नहीं ली, क्योंकि उनको तकलीफ थी क्या कि युवाओं ने आकर, 3 युवाओं ने आके झंडा लहरा दिया। अरे छोड़ देते, झंडा लहरा के चले गए थे, ऐसा क्या दुख हो गया? आते, जब वहां पे आरएसएस के प्रचारक थे, उनको भी झंडे के आगे सल्यूट करना चाहिए था और भारत माता की जय और जय हिंद का नारा दे देते, और उनको थोड़ी देर बाद छोड़ देते। मत करते कंप्लेंट,
उन्होंने किसी पे हाथ तो नहीं उठाया था ना, झंडा ही तो लहराया था ना। अगर इतनी तकलीफ नहीं थी लहराने देते। और कौन होते हैं मोदी जी ये आके देश में सर्टिफिकेट बांटने को कि आप राष्ट्रभक्त है कि नहीं, आप हिंदू है कि नहीं? क्या वो तय करेंगे? 8 साल ही तो वो प्रधानमंत्री हैं, कोई 70 साल से नहीं थे। राधिका जी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। अमर नहीं है आप जो कह रही हैं, आपका आरोप, की सरकार अमर नहीं है। आप जो कह रही हैं राधिका जी, मैं सारी चीजों से एग्री कर रहा हूं, लेकिन जो अब तक हम लोग पत्रकारिता में इतने साल हुए हैं, हम लोग जो देखते आ रहे हैं, अगर योगी सरकार में कोई एफआईआर होगी तो योगी की पुलिस पर और योगी सरकार पर सवाल उठेंगे। किसने एफआईआर कराई उस पर नहीं उठेंगे। पुलिस ने मेरिट देखा ना केस के अंदर। तो अगर आपकी सरकार ने, आप दरअसल अपने खिलाफ बोल गई गलती से, आप दरअसल अपने खिलाफ बोल गई गलती से। 2001 में आपकी सरकार थी और आपने एफआईआर करी आपकी पुलिस ही तिरंगा फहराने पर, आप गलती से बोल गई। मतलब हो सकता है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से शहजाद, फिर अजीज खान के पास जाऊं, जल्दी से, पहले शहजाद जल्दी से, फिर अजीज खान। वो इंग्लिश में कहावत है, इफ यू गिव अ लॉन्ग रोप वन पर्सन हैंग्स देमसेल्फ। ये इसमें एक और बिंदु पता है क्या है? मतलब कि 2002 तक जो मैंने अभी बात कही, इसमें कार्रवाई करने लायक कानून थे, क्योंकि तिरंगा लगाने का अधिकार नहीं था। ये तो अब कांग्रेस की प्रवक्ता ने 2 चीजें साबित कर दी। एक कि 2002 तक अधिकार ही नहीं था तिरंगा लगाने का, अगर ये सही है, और दूसरी बात कि उनकी ही पुलिस ने इसी काले कानून, जो कांग्रेस इसकी करती धरती थी, इस काले कानून के तहत इन्होंने लगाया एक कलम और उस केस को सही किया और उस केस को आगे बढ़ाया। और अगर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की पुलिस नहीं चाहती तो वो केस होता ही नहीं। वो केस छोड़, अगर जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही ना ये कोई अपराध नहीं है, तो उनकी सरकार ने क्यों नहीं कहा, उनकी पुलिस ने क्यों नहीं कहा? इसका मतलब कांग्रेस ही है जो तिरंगे का विरोध करती है। और इसीलिए 13 से 15 तारीख को क्या ये तिरंगा लगाएंगे? पूछे इनसे, पूछे नहीं पूछे, सारे लहराएंगे। नहीं बोलेगी वो, उसमें कोई विरोध ही नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूं, विरोध थोड़ी ना होता है। चुनौती दे रहा हूं आपको, पूछ लीजिए आप। चुनौती लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, चुनौती दे रहा हूं आपको। बोलिए, सोनिया गांधी के घर लगाएंगे? माइनो परिवार का कौन शहीद हुआ अभी तक नहीं बता। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? पूछिए उनसे। भाई राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, तिरंगे से लड़ाई थोड़ी ना, मोदी से लड़ाई। अगर हम बोल देना ऑक्सीजन ले लो तो ये नाक बंद करके बैठ जाएंगे टीवी स्क्रीन पर। राधिका जी, एक मिनट, मुझे सही साबित करिएगा, इनको गलत साबित करिएगा। 13 से 15 तिरंगा तो उसमें मैं तो बोलूंगी। जी राधिका जी प्लीज। बहुत अजीज भाई आ रहा हूं। की बात है कि ये आदमी जो अब अपना भाजपाईकरण करा चुके हैं, जो पूरी तरह से नहीं हुआ है, वो फिर बेसलेस और बिना फैक्ट्स के बात कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बात पे टिकी हुई हूं अमन जी कि आरएसएस के जो लोग थे वहां पे, उनका नाम था जो इंचार्ज थे, राधिका जी 13 से 15 मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे पे यह आरोप लग रहा है कि मेरी सरकार थी। सुनील कटले ने वहां पे कहा कि आप हमारे यहाँ पे, और उनको झुड़ोका, आप झंडा नहीं लहरा सकते। झंडा लहराने में इतनी तकलीफ क्यों थी सुनील कटले को? क्यों वो चाहते थे कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे? 13 से 15 लगाइएगा, उन पे धाराएं लगवाई। दूसरी बात, शायद शहजाद पूनावाला को ये नहीं पता नहीं वो कांग्रेस ऑफिस में सुबह से शाम बैठ के, वहां पे कैंटीन में कभी किसी कमरे में बैठ के क्या करते थे, क्या कोशिश करते थे, पर उन्होंने शायद देखा नहीं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रोज भारत का, देश का झंडा लहराता है। पर ये क्या समझेंगे? फिर बोलूंगी, विचारधाराहीन है, ना कांग्रेस के हो ना भाजपा के। कुछ दिन बाद शायद किसी और पार्टी में भी नजर आ जाए। वो सवाल नहीं है। 13 से 15 के बीच सोनिया गांधी के घर, हर घर तिरंगा है, हर ऑफिस तिरंगा नहीं, हर ऑफिस में तो लगता ही है राजनीतिक दल के, हर घर तिरंगा। सोनिया गांधी के घर लगेगा कि नहीं लगेगा? वहां झंडा लहराता था या नहीं? अरे भाई आप बताओ ना, सोनिया गांधी का घर है पार्टी ऑफिस, मतलब पार्टी ऑफिस सोनिया गांधी का घर है। जोर नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर अजीज खान, सोनिया गांधी के घर का सवाल गोल कर गई। मैंने आपसे पहले बोला था मंजी, मैं इनके चरित्र को जानता हूँ। वो तो कह रही है तिरंगा लहराएंगी, कहाँ उन्होंने नहीं, उन्होंने मना कर दिया। 13 से 15 साफ मना किया। वो तो कह रहे हैं 13 से 15 तिरंगा बोला है। बोलिए, विचारधाराहीन लोग हैं, वो दूसरों के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए डॉक्टर अजीज खान, जो रिजवान अहमद ने सवाल पूछा था, मैं उस तरफ बढ़ूंगा। शहजाद पूनावाला ये काले कपड़े पहन के बैठ जाएंगे 15 तारीख को भी। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, काले कपड़े पहन के वो पलाटी मार के बैठ जाएंगे वहां पे कि क्यों मिली हमें आजादी। चलिए अब मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जा रहा हूं। और विचारधाराहीन लोग आके नेशनल, अरे आपकी तो सारी विचारधारा है। जिस शिवसेना को आपने अक्यूज किया था दंगों का, उसके साथ जाकर मिल गए विचारधारा। जिस लोगों के बारे में कहा था 27 साल यूपी बिहार, उसके साथ जाकर मिल गए। विचारधारा मुझे सिखा रही हो। जिस डीएमके पर राजीव गांधी का हत्या का आरोप लगाया था, उसके साथ जाकर मिल गए। विचारधारा मुझे सिखाती हो। मैडम ये ट्विटर नहीं है, ये डिबेट है और ये देश है। जरा सुन के आइए और पढ़ कर आइए।
ये आधा सुनना, शून्य सोचना और 4 गुना बोलना चमचों की ये फितरत है। मैं देशद्रोहियों का साथ नहीं देती। ना देशद्रोही हो गए हम तिरंगा का सम्मान करें, हम देशद्रोही? और जो तिरंगे पे केस लगाए वो देशभक्त। क्या द्रोही है? जो एक माइनो परिवार का एक सदस्य बता दो जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। जो एक विचारधारा के लिए सत्ता के लालच में, कुछ सत्ता का पोस्ट की लालच में जो इधर से उधर चले गए, वो क्या हमें पाठ डॉक्टर अजीज